गिरफ्तार केजरीवाल, पत्नी और पार्टी लाल। सेंगोल पर सियासत सबसे नई आफत। पार्लियामेंट से सेंगोल हटना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल का हटाना है। सेंगोल वर्सेस संविधान, ये कैसा घमासान। तो खबरों के लिहाज से देखिए तो बहुत ही गहमा गहमी वाला दिन रहा और ऐसे में अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद विस्तार से हर खबर के बारे में पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी विनाश कराएगी? 4 बजे की यह पहली खबर जो विस्तार से आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी विनाश कराएगी, जैसा कि उनकी पत्नी ने बयान दिया है? क्या नेताजी के लिए सेंगोल बनाम संविधान जरूरी है? जो विवाद सेंगोल को लेकर देखने को मिल रहा है, इस पर भी आगे हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। नीट पेपर तो लीक है, बिना रद्द क्या सब ठीक है? क्यों नहीं अब यह परीक्षा रद्द हो जाए जब इस तरीके के हालात हैं? और चौथी खबर, अमेरिका के जहर का जवाब कहर से होगा। यह पूरी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे और उस पर विस्तार से हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है वो मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा और हमारे साथ जो सहयोगी हमारे जुड़ेंगे इन खबरों पर, उनसे भी मैं आपको मिलवा देता हूं। देखिए, ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं दीपक रावत, अंकित गुप्ता को आप देख सकते हैं, जैनेंद्र नजर आ रहे हैं और अभिषेक उपाध्याय भी चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के ये रिपोर्टर तैनात हैं जो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर हर अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। उनके पास में आगे आपको लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दूसरे दिन हंगामा, संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई, यह कहना संजय सिंह का। झूठे मुकदमे में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, यह बयान संजय सिंह ने दिया। और यह देखिए, हाथों में तख्ती लेकर किस तरीके से संसद भवन परिसर में आज आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए। तो ये जो सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है, उसके मायने क्या हैं वो भी आप समझिए। उसके बाद इस पर जो सियासत हो रही है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। साबित करना है कि शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ, जन सेवकों ने पैसा लिया, ये जो खबरें हम आपको बता रहे हैं। अब केजरीवाल को अभियुक्त बनाना चाहती है सीबीआई। अप्रैल में कहा था कि केजरीवाल गवाह हैं, अभियुक्त नहीं। अगर केजरीवाल अभियुक्त बने तो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, यानी जेल जाना पड़ेगा लंबे वक्त के लिए उन्हें। केजरीवाल को जमानत मिलने में भी काफी देर होगी। उनकी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सीधे मैं आपको दीपक रावत के पास लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या यही वजह है जो हम खबर भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस तरह से एग्रेसिव है अब? बिल्कुल इसलिए अग्रेसिव है क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और इस वक्त पार्टी को अरविंद केजरीवाल की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई पार्टी लीडरशिप में ऐसा नेता नजर नहीं आता जो कि पार्टी के विधायकों को, नेताओं को एकजुट करके आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट में स्टे लगा उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब कोई और चारा बचता नहीं है, संसद में आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तमाम जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के, उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश इस वक्त संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कल मुलाकात की, उनको लेकर एलएनजेपी अस्पताल भी गए जहां पर आतिशी उपवास पर थी और उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनसे मिलवाने लगे। और अखिलेश यादव ने कहा जो कहा हो रहा है गलत हो रहा है। और सिर्फ अखिलेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बात करें, संजय राउत से भी उन्होंने बातचीत करी है, तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी बहिष्कार किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि जब सदन में चर्चा शुरू होगी तो इस मुद्दे पर तमाम विपक्ष एक साथ एकजुट हंगामा भी करेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बहुत गुस्से में है। सोशल मीडिया पर सुनीता केजरीवाल ने लिखा,
प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। यह कहना सुनीता केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में ये बातें लिखी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर जो बात उन्होंने लिखी उसमें साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। आइए सीधे लिए चलता हूं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, तो बात अब विनाश तक पहुंच गई है, मतलब आर पार की लड़ाई। ये मामला अखिलेश पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुका है, और पॉलिटिकल इसलिए हो चुका है कि अब ये मामला धीरे धीरे दिल्ली के जो चुनाव हैं ये उसकी डायरेक्शन उस दिशा में जा रही है, और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है विक्टिम कार्ड खेलने की, किस तरह से बीजेपी सरकार जानबूझकर के अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। और बड़ी बात इस पर भी गौर करनी होगी हमको अखिलेश की इस समय आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर अलग थलग सी दिखाई पड़ रही है। ना उसके समर्थन में खुल करके कांग्रेस आ रही है, ना ही टीएमसी आ रही है, ना ही लेफ्ट पार्टियां आ रही है। तो ऐसे में उसको ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है, और उसके पीछे एक वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली में वो अकेले लड़ेगी। तो इस मुद्दे पर अब ये जो उसकी लड़ाई है उसमें वो आम आदमी पार्टी चाह रही है इसको मोदी बनाम केजरीवाल बनाया जाए, और ये दिखाया जाए कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो टारगेट वही है कि इसका फायदा दिल्ली के आने वाले अगले चुनाव में मिले, और उसी की ये पूरी कवायद दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने भी एक गंभीर आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि यह गिरफ्तारी आपातकाल से ऊपर की तानाशाही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संसद में होगा सवाल, तानाशाही पर सवाल पूछे जाएंगे। ये तमाम बातें कही गई हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, यह गंभीर आरोप लगाया गया। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई, और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। संजय राउत का आपने बयान सुना। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। अंकित, सवाल यह भी है, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वाले इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष लामबंद हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा? अखिलेश, इसी सवाल का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, इसका जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था तो एक दो सांसदों ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का जिक्र जरूर किया। जब बात हो रही थी इमरजेंसी की तो वहां पर इनका जिक्र जरूर आया था सदन में, लेकिन दिलचस्प क्या है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। और उसी का एक दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर, यानी कि जो शराब का जो कथित घोटाला है उस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, अब क्या वो एक बार फिर से असमंजस की स्थिति में होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ ही दिनों पहले ये कहा था कि दिल्ली में अलग चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या ऐसे में एक बार फिर से अब ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस या पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर केजरीवाल के साथ में खड़ा होगा, उनकी पार्टी के साथ में, या नहीं? जी ठीक है अंकित, इस पर आप नजर बनाकर रखें। और इस बीच एक और खबर दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। संसद से सेंगोल हटाने की मांग भी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर के चौधरी, उन्होंने चिट्ठी लिखी, सेंगोल की जगह संविधान स्थापित हो। संविधान, लोकतंत्र, सेंगोल राजदंड का प्रतीक, यह कहना चौधरी का। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर के चौधरी, उन्होंने यह बयान दिया है कि संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है जबकि सेंगोल राजदंड का प्रतीक है। तो सेंगोल की जगह संविधान लगाने की वकालत कर रहे हैं आर के चौधरी। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। भारत में संविधान है और देश संविधान चलेगा, यहाँ लोकतंत्र है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्रयास है कि संसद भवन से सेंगोल हटना चाहिए और एक विशाल का प्रति संविधान के महास्थापना। तो सेंगोल पर संग्राम की स्थिति नजर आ रही है आपके सामने। अब मैं वो टाइमलाइन भी रखना चाहूंगा, जरा इसे भी आप समझिए, ये पूरी जानकारी जो है इस पर गौर फरमाइए। 28 मई 2023 संसद में इसकी स्थापना हुई, स्थापित हुआ स्पीकर के आसन के बिल्कुल पास में। प्रतीक दरअसल क्या है? ये सत्ता के हस्तांतरण का, न्यायप्रिय निष्पक्ष शासन का प्रतीक। इसी के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को देखा गया।
खासियत हस्त निर्मित राजदंड, सोने की परत इसके ऊपर चढ़ी हुई है। ये जो इसकी बनावट है उसके बारे में हमने आपको बताया है। और इसकी लंबाई 5 फीट की है। वजन के लिहाज से अगर आप देखिए 800 ग्राम। बनाया गया स्वर्णकार वी बंगारू चट्टी ने इसे बनाया है, जो इसका उन्होंने निर्माण किया, डिजाइन इन्हीं का है। और इतिहास की बात करें तो चोल साम्राज्य यानी चोल डायनेस्टी से इसके संबंध जुड़े हुए हैं, इसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमने आपको सेंगोल के बारे में बताया है। अब मैं आपको जरा जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर इस विवाद के पीछे की कहानी क्या नजर आ रही है। जैनेंद्र, बिल्कुल अखिलेश, देखिए जब ये सेंगोल लगाया गया था, जब ये प्रस्ताव आया था, जब संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, तब भी कई सवाल खड़े किए गए थे। और मूल सवाल यही था कि जो सेंगोल है यानी धर्मदंड, राजदंड, वो एक तरीके से राजतंत्र का प्रतीक है और उसमें एक धर्म का प्रतीक भी है, जो कि एक सेकुलर स्टेट में उसकी जगह नहीं हो सकती। हालांकि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि नेहरू जी को बाकायदा तमिलनाडु से आए हुए साधु संतों ने उसको दिया था प्रतीक के तौर पर, सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर। तो अपने अपने नजरिए की बात है, जहां बीजेपी इसको विरासत के तौर पर देख रही है और बीजेपी हमेशा जो है धर्म को देश की विरासत से जोड़ती है, वहीं जो दूसरा नजरिया है उसकी व्याख्या अलग है धर्म को लेकर, और वो जो है वो सेंगोल को जो है वो एक राजतंत्र के प्रतीक के तौर पर देखता है और वो ये कहता है कि लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। ये अपने अपने नजरिए की बात है। और वही एक बार नए सिरे से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने इस बहस को जन्म दे दिया एक बार फिर से, जब उन्होंने मांग की कि सेंगोल को हटाया जाए और उसकी जगह संविधान की प्रति लगाई जाए। हालांकि उनकी मांग को लेकर के खुद उनके जो नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने उनके सुर में सुर नहीं मिलाया, वो बचते नजर आए, इस बहस से बचने की कोशिश की, क्योंकि सबको पता है कि ये गैर जरूरी बहस है। सेंगोल को प्रतिष्ठित कर दिया गया है लोकसभा के अंदर, तो उसकी जगह वहां पर निर्धारित हो गई है। अगर उसको हटाना है वो सामूहिक तौर पर ही तय किया जाएगा, लेकिन इस बहस से बचा भी नहीं जा सकता। अपने नजरिए की बात एक सांसद ने वो बात कही है और इसको कई लोगों ने समर्थन भी किया है। दिलचस्प, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से जब इस बाबत सवाल पूछा गया वहां पर, तो उनका यही कहना था कि मेरा वही स्टैंड जो पहले था। आप जाइए सोशल मीडिया पर देख लीजिए, उस वक्त मैंने जो कुछ लिखा था उसी को एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि मेरा वही कथन है। हालांकि उन्होंने किसान और महंगाई पर सरकार से सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने इन मुद्दों पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। तो सेंगोल को लेकर देखिए जो राजनीति शुरू हुई है, ये किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए आप। जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा। अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, चूंकि अंकित ही अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। अंकित, कहना क्या चाह रहे थे अखिलेश यादव, जरा बताइए। देखिए, अखिलेश यादव खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जब दूसरे सांसद हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य, जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारे पार्टी के सांसद ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। यानी कि अखिलेश यादव जो खुद खुलकर नहीं कह रहे थे कि मेरा पिछला बयान देख लीजिए। जब उनसे मैंने यही 2-3 बार सवाल पूछा कि अब आपका क्या रुख है, तो उस पर उन्होंने एक तरह से कुछ भी खुलकर जवाब नहीं दिया। रामगोपाल यादव ने आर.के. चौधरी का समर्थन किया और उसके बाद में आर.के. चौधरी से फिर मैंने एक बार बातचीत की कि यही उनसे पूछा कि आपने ये चिट्ठी लिखी है तो इसके बारे में क्या पार्टी में चर्चा की है। तो उनका कहना था कि पार्टी में चर्चा तो नहीं की, लेकिन अब ये क्योंकि चिट्ठी पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है तो पार्टी के नेताओं से बातचीत जरूर करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि अखिलेश यादव जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने आर.के. चौधरी की जो चिट्ठी का या उनकी जो मांग है उसका विरोध नहीं किया और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उसका समर्थन किया है। कैमरे पर ये भी बहुत अजीब है अंकित, जिस तरीके से सरलीकरण कर दिया गया। सेंगोल के बारे में जो परिभाषा बताने की कोशिश की गई, राजा का डंडा इसे बता दिया गया बहुत ही सही तरीके से। तो सेंगोल को लेकर फिर से नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि सेंगोल हटाने की मांग पर बीजेपी भड़क गई। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इतिहास और संस्कृति का अपमान नहीं करते, तमिल संस्कृति से इंडिया गठबंधन को नफरत है, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। तो इतिहास और संस्कृति का सम्मान नहीं करते, ये बात कही गई। ये देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो लिखा गया है एक्स हैंडल पर, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसका ये सम्मान नहीं करते विपक्ष के लोग। सेंगोल पर सियासत के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने खास बातचीत की है एबीपी न्यूज से। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी ने लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कहा गया है? चिट्ठी में कहा गया है कि सेंगोल जो है राजतंत्र का प्रतीक है और ये राजमहल नहीं है, लिहाजा इसको हटाया जाए, उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रतिस्थापित की जाए। चौधरी साहब, आपने ये चिट्ठी लिखी सेंगोल को लेकर के, क्या आपत्ति क्या है? भाई आपने हमें बोल दिया ना जी कि सेंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, और ये संसद भवन है, लोकतंत्र की मंदिर है, ये राजमहल नहीं है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को हटाना है, और सेंगोल की जगह पे अब यहाँ एक विशाल का बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान की प्रतिया स्थापित करनी चाहिए। नीट पर एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर पर सीबीआई का बहुत बड़ा एक्शन। सीबीआई ने एक आरोपी को, मनीष जिसका नाम है, गिरफ्तार कर लिया है। मनीष ने पटना में अभ्यर्थियों को ठहराने का इंतजाम किया था। छात्रों को प्रश्न पत्र और आंसर शीट में रटवाने में शामिल था मनीष, उसकी यह भूमिका बताई जा रही है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले यह कबूलनामा आपको दिखाया था और अब सीबीआई ने इस मामले में यह एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। तो मनीष प्रकाश आशुतोष से पूछताछ कर रही है सीबीआई। मनीष वो शख्स जिसने छात्रों को ठहराने का इंतजाम किया था। मनीष बोला कि आशुतोष जी सब काम आपका हम कर देते हैं, मेरा भी काम आप कर दीजिएगा। तो बोले कि बोलिए, होने लायक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं हो। तो फिर बोला कि रात में आज कुछ परीक्षार्थी है, कल एग्ज़ाम है, बाहर से आ रहा है, मेरे जान पहचान का है, रात में रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। तो हम बोले कि ऐसा कोई है तो एक बार आप करीब 2 बजे के करीब है, 2 बजे तक मनीष मेरे यहाँ था। तो 4 तारीख को, हाँ, लमसम 2 बजे के लगभग में इस तरह से बातें हो रही थी। तो मनीष से बोला, हम बोले कि ठीक है रह जाएगा, लेकिन आप एक बार भैया से बात कर लीजिएगा, प्रभात भैया से, मकान मालिक से हम बोले। तो हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार को आप सुन रहे थे जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रकाश, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर और अब जाकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। बिल्कुल, जिसे ईओयू ने भी दरकिनार किया था, उस चीज को नहीं देखा था, उसे एबीपी न्यूज ने खोज निकाला और उस शख्स तक पहुंच गया जिस शख्स पर पहले संदेह था कि ये भी इस प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल हो सकता है। जब हमने उसको इंटरोगेट किया तो उसने टीवी पर पहली बार इंटरोगेशन के दौरान स्वीकार किया कि उसने गुनाह किया है और उससे गलती हुई है, और उसने ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया है, आशुतोष ने बताया, जिन लोगों के संलिप्तता थी प्रश्न पत्र लीक मामले में गैंग वालों से। तो ये जो गैंग वाले थे उसके बीच की कड़ी मनीष रंजन, और मनीष रंजन एक और शख्स से जुड़ा हुआ है, मध्यम। अब देखना होगा कि सीबीआई मध्यम तक कब पहुंच पाती है, क्योंकि मध्यम और मनीष दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मनीष की पत्नी ने पहले बताया था कि वो बेकसूर है, उसकी मां से भी मेरी बात हुई थी, उसने भी बताया कि बेकसूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब सीबीआई इन लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुकी है और इनसे जानकारी इकट्ठा कर रही है कि इस गैंग में आगे और कौन कौन से लोग थे, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी, ये अहम कड़ी थी जिस कड़ी के माध्यम से उस तक पहुंचा जा सकता था जो प्रश्न पत्र लीक करने का सरगना था। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही यह दिखाया था कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में क्या संबंध थे, किराएदार ने फिर कैसे इंतजाम किए, मनीष के कहने पर वहां पर लड़कों को रखने का इंतजाम किया, प्रश्न पत्र भी उसी जगह पर आया, प्रश्न पत्र भी रटाए भी गए थे उस जगह पर, लर्न एंड प्ले स्कूल में, जहां पर आशुतोष और मनीष, ये सब कुछ इन्हीं दोनों की देखरेख में हुआ था। और दूसरा कि इस बात को भी कबूलनामा था आशुतोष का कि मनीष ने पैसे लिए थे और मध्यम से वो पैसे की बात कर रहा था। तो पैसे का लेन देन, प्रश्न पत्र लीक, जिस प्रश्न के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पत्र रटवाए गए थे और फिर बाद में उसे जलाया भी गया था, जो आधा जला हुआ था प्रश्न पत्र, उसे भी बरामद किया गया था और उसका लिंक जो है वो जुड़ रहा है एनटीए के प्रश्न पत्र वाले से। ठीक है, उधर हजारीबाग में भी सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। खबर यह आ रही है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है। कई घंटों तक एहसान उल हक से सवाल जवाब किए गए। सीबीआई ने एहसान के फोन, लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का भी फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। हजारीबाग में भी सीबीआई ने यह बड़ी कार्रवाई की।
और आइए शशांक के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। शशांक, ये जो हजारीबाग में कार्रवाई हुई है उससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जो एहसानुल हक ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और नीट परीक्षा कराने के लिए हजारीबाग में सिटी कोऑर्डिनेटर थे, उनसे 25 घंटे से पूछताछ चल रही है। आज सुबह उनको सीसीएल गेस्ट हाउस से ओएसिस स्कूल ले जाया गया था, उसके बाद फिर उनको यहाँ सीसीएल गेस्ट हाउस लाया गया है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनसे पूछताछ हो रही है और साथ में स्कूल के 6 स्टाफ और भी हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। सीबीआई हर पहलुओं पर जो है विचार कर रही है, बातचीत कर रही है, सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं और इनका आज फ़ोन भी जो है वो जब्त किया गया है, लैपटॉप जब्त किया गया है और एफएसएल की टीम भी जो है स्कूल के अंदर मौजूद है। अब ये देखना है कि क्या सीबीआई जांच तो तेज कर रही है, लेकिन क्या कोई बड़ा एक्शन होता है। एहसानुल हक फिलहाल किसी भी मसले पर मीडिया से बातचीत कर नहीं रहे हैं। और इसी बीच एक और खबर ये आ रही है कि शक ये भी है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक हुआ। तो जो ब्लू डार्ट का कुरियर ऑफिस है उससे एसबीआई बैंक जो है प्रश्न पत्र वाले बॉक्स ई रिक्शा पर ले जाए गए थे, तो जो उसका जो टोटो चालक था उसको भी यहाँ पे लाया गया है और उससे भी जो है पूछताछ हो रही है। तो क्या कुछ बड़ा कुछ निकलता है अंदर से, अब इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी गंगाधर की पत्नी ने एक बड़ा दावा किया। उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है। 25 जून की सुबह 9:30 बजे हिरासत में लिया गया। पत्नी ने गंगाधर को बेकसूर और बेगुनाह बताया है। आरोपी गंगाधर की पत्नी ने यह बड़ा दावा किया। उनका यह कहना कि बेकसूर है, बेगुनाह है। नीट पेपर लीक से जुड़ी अभी की एक बड़ी जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूं। आरोपी गंगाधर की पत्नी सामने आई है। उन्होंने यह दावा किया कि उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है और 25 जून की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास यह कार्रवाई की गई थी। हम तो उन्हीं को पता है, मुझे नहीं पता। कुछ तो पता होगा। वाले का ही आया था, मीडिया वाले का आया था, पुलिस वाले का नहीं आया था। नहीं, पहले पकड़ती तो पुलिस पकड़ती ना, मीडिया वाले क्यों पकड़ रहे? अच्छा, हाँ, जब आप बता रही हैं कि थाने 10 लोगों का फोन है उनको कि पहले जो आया ना वो दोबारा फोन नहीं आया था, नहीं, पर उत्तराखंड पुलिस ने, पुलिस थाना ही था वो। पेपर लीक का कैरेक्टर गंगाधर, ये कौन है ये भी जान लीजिए। कहां का रहने वाला है? सांगली, महाराष्ट्र। ये जो लातूर पुलिस की अब तक की जांच है उसमें जो खुलासा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरुग्राम में रहता है, ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है ये। और गंगाधर कॉमन कड़ी है क्या अपराधियों, शिक्षकों, एजेंट के बीच की? बिहार में कुछ लोगों के संपर्क में था, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। कैसे पता चला वो भी समझिए। पुलिस को व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट नंबर मिले, उसके आधार पर कई अहम जानकारियां मिली हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो कदम है गंगाधर को लेकर, बिहार पुलिस से अब मदद लेगी महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इससे बहुत अहम जानकारियां मिल सकती हैं। और बुनियादी सवाल तो अंकित अब यह है, जिस तरीके से एक राज्य से दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, हर जगह यह तार पहुंचता दिख रहा है, कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। अब ऐसे में मतलब ही क्या रह जाता है इस परीक्षा का? अखिलेश, यही सवाल एबीपी न्यूज लगातार जो है उठा रहा है, लेकिन पहले मैं इस पे 2 पहलू हैं, उन दोनों का दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा। पहला पहलू यह है कि आखिर जो है अगर तमाम राज्यों से इसका लिंक जुड़ रहा है तो फिर रद्द क्यों नहीं की जा रही परीक्षा। तो उस पर जो है जो सरकार के सूत्रों का जो है जो बयान सामने आ रहा है या जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें कहा यह जा रहा है कि अब तक जो है हर राज्य में जांच चल रही है। पुख्ता तौर पर जब तक सरकार के पास कोई जानकारी नहीं आती तब तक हम रीनीट का जो ऑर्डर नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर ये माना भी जाता है कि कुछ बच्चों ने गड़बड़ी की, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी की थी कई सालों की और इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आए। क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा अगर पूरा जो है एग्जामिनेशन ही रीनीट करवा दिया जाता है? तो ये एक पहलू है जो कि सरकार के जहन में है और इसी वजह से इंतजार किया जा रहा है जांच के आगे बढ़ने का। लेकिन इसी में एक दूसरा पहलू यह भी है कि देखिए, अभी जो जांच चल रही है बिहार में बिहार पुलिस कर रही है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, गुजरात में गुजरात पुलिस कर रही है। तो अभी अलग अलग राज्यों में जो जांच चल रही थी, अब क्योंकि मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, लिहाजा अब एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जांच करेगी। तो जो एक लिंक है सभी राज्यों में जहां पर इस तरीके की शिकायतें आई हैं, कथित धांधली की, पेपर लीक की, अब एक जगह पर वो सारी जानकारी होगी और उसको कोरिलेट करके तथ्य निकालने में आसानी होगी कि क्या पेपर लीक हुआ तो किस राज्य में हुआ, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोग इन्वॉल्व थे, और उसके आधार पर आगे का लिया जाएगा फैसला। लेकिन शिक्षा मंत्रालय का साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं, आप बता रहे हैं जो तर्क दिया जा रहा है, चार्डी मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है, लेकिन इतनी जगहों से इतने मामले आ गए, कई अलग
अलग अलग राज्यों से जांच भी जारी है, इसके बावजूद परीक्षा को न रद्द करना, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अखिलेश, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, शिक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि अभी तक जो है किसी भी एजेंसी ने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय को यह नहीं बताया है कि पेपर लीक हुआ है, और यही जो है सबसे अहम चीज है। और इसी वजह से अब जबकि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई की तरफ से ऐसा कुछ आता है कि हाँ इस तरीके की घटना हुई है, तो फिर रीनीट ऐसी जो है कदम उठाया जा सकता है, यानी कि परीक्षा दोबारा करवाने का। लेकिन तब तक शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का यह कहना है कि हम उन बच्चों के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते, हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रैंक हासिल की है, क्योंकि इस परीक्षा को रद्द करने का मतलब तो यह हो गया ना कि तमाम बच्चों ने इसी तरीके से धांधली से नंबर हासिल किए हैं। और अखिलेश, एक जानकारी और ऐड करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी जो जानकारी आई है, कुछ ऐसे बच्चों ने एक याचिका दायर की है जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की थी, उन्होंने कहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। जी नहीं, देखिए सवाल कई सारे हैं, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है। ये ना सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। अभिषेक के पास में चलता हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्यों, वजह क्या आपको नजर आती है इसके पीछे? सरकार का जो भी पक्ष है उसे छोड़ दीजिए, क्यों नहीं आखिर परीक्षा रद्द की जा रही है? अखिलेश, सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि मामला जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है, तो जब तक जांच एजेंसी का कुछ एविडेंस सामने नहीं आता है, कंक्लूसिव एविडेंस में सीबीआई की बात कर रहा हूं, तब तक सरकार इस पर फैसला लेने को तैयार नहीं है। और अंकित जो बात कह रहे थे वो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो ग्रेस मार्क वाले बच्चे हैं, जिनके नंबर 720 में 720 आने के बाद ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ, 719, 718, उनके अलावा जो बाकी के विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम रद्द कर दें, तो उनकी मेहनत, चूंकि ये बात फैक्ट है कि ये भी शिकायतें आ रही कि हमने तो मेहनत करके एग्जाम दिया है और हमको उसी मुताबिक नंबर मिले, तो हमको उस ब्रैकेट में क्यों रखा जाए। इसीलिए इसका स्केल क्या था, अगर ये लीक हुआ है तो इसका स्केल क्या था, किस लेवल तक स्केल हुआ है और इसका असर कहां पड़ा, इन सब बातों की जांच पड़ताल करके ही ये शिक्षा मंत्रालय चाह रहा है इस पर कोई फैसला लिया जाए। और ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी, जो भी ग्रेस मार्क वाले बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 48% ही अपीयर हुए हैं, सबके सब अपीयर भी नहीं हुए हैं। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं जिसके मद्देनजर इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से जो फाइंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद अगला कदम उठाया जाए। प्रयागराज की ओर भी पेपर लीक का यह मामला जो है बढ़ता नजर आ रहा है, इसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है। बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है, डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में यह छापेमारी की गई है, दोनों को पकड़ने में नाकाम रही बिहार पुलिस। ये सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो प्रयागराज तक इसके तार पहुंच चुके हैं, प्रयागराज की ओर बढ़ा यह पूरा मामला, बिहार पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है। अब पेपर लीक का यह जो प्रयागराज मॉडल बताया जा रहा है, चूंकि वहां तक कनेक्शन पहुंच गया, क्या है इसे भी आप समझिए। पेपर लीक का यह प्रयागराज मॉडल, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सॉल्वर गैंग से संपर्क किया, यह पूरा आप समझे, यह कनेक्शन कैसे आगे बढ़ता जाता है। डॉक्टर के बेटे की जगह जोधपुर एम्स के छात्र ने परीक्षा दी, आप समझिए कितना बड़ा यह घपला है, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा था। फॉर्म पर बेटे की जगह एम्स के स्टूडेंट की फोटो, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आ जाइए। जोधपुर एम्स के स्टूडेंट का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया, फर्जीवाड़ा किस लेवल पर हो रहा था, किस किस तरीके से, उसे आप गौर से जरा समझिए। बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएवी कॉलेज में सेंटर, परीक्षा के दौरान यह पूरी घपलेबाजी कैसे हुई, इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। पकड़े जाने के बाद यह जो हुक्माराम है सेंटर से ही फरार, सरकारी अमले की घोर लापरवाही से फरार हुआ, क्यों नहीं पकड़ा गया यह सवाल तो है ही। मुजफ्फरपुर पुलिस ही प्रयागराज छापा मारने गई, उसके बाद क्या हुआ, जोधपुर और बाड़मेर में भी छापेमारी की गई। डॉक्टर का नाम आरपी पांडे है और नैनी में अस्पताल है, कई दिनों से फरार है। बिहार पुलिस जब पहुंचती है प्रयागराज उसे भी सफलता नहीं मिलती है। हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए, हमारे सहयोगी प्रकाश, इस पूरे मोडस ऑपरेंडाई पर अगर नजर डालें, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, मतलब ये तो हद हो गई जिस तरीके से ये पूरा इस गड़बड़ झाले को अंजाम दिया जा रहा था। अखिलेश, इस पूरे मामले की जांच अब ईओयू नहीं बल्कि सीबीआई कर रही है, तो जाहिर है कि अब सीबीआई जहां तक जांच पहुंची है वहां तक तो छानबीन कर ही रही है, उनके पास ऑलरेडी है। अब उन लोगों से पूछताछ करना बाकी है जो आगे की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हजारीबाग है, नालंदा है जहां संजीव मुखिया का नाम आया है,
इसके अलावा जो दो आरोपी हैं जिन्हें रिमांड पर ली है सीबीआई ने, अब उन लोगों से भी पूछताछ शुरू हो गई है। बेऊर जेल से उन्हें बाहर निकाला गया है और सीबीआई उनसे लगातार उनको इंटरोगेट कर रही है कि उनके पास क्या क्या जानकारियां हैं, कहां से आई है। एक बात तो स्पष्ट है कि जब जानकारी मिली थी प्रश्न पत्र लीक की, तो उस वक्त बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, और वो भी शास्त्री नगर पुलिस थाने ने ही गिरफ्तार किया था सिकंदर को, जो माना जाता है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था और बड़ा लिंक था प्रश्न पत्र लीक गैंग और जो सॉल्वर गैंग है उसके बीच में। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर से सीबीआई की जांच तफ्तीश कहाँ आगे बढ़ती है, क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार हजारीबाग में पूछताछ हो रही है, लेकिन जानकारी अभी तक हाथ नहीं लगी है। मनीष को और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी तरफ रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। तो धीरे धीरे आगे की कड़ी जैसे नीट पेपर लीक के दो और आरोपी शिकंजे में आ गए हैं। सीबीआई दफ्तर में आरोपी चिंटू और मुकेश से पूछताछ हो रही है। पहले मेडिकल कराया गया, फिर सीबीआई दफ्तर लेकर जाया गया है उन्हें। सीबीआई की टीम लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है, और क्या इनके आपस में तार जुड़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से इस घपलेबाजी को अंजाम दिया जा रहा था। तो नीट पेपर लीक के दो और आरोपी शिकंजे में आ गए हैं। सीबीआई दफ्तर में फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। पहले मेडिकल इनका कराया गया, जैसा कि होता है इस तरह के मामलों में जो पूरी कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद अब इन्हें वहां पर ले जाया गया सीबीआई दफ्तर में और इनसे पूछताछ की जा रही है। और नीट पेपर लीक का जो तार है वो जोधपुर तक कैसे पहुंचा, वो भी आप जान लीजिए। जोधपुर एम्स के छात्र का नाम सामने आया है। एबीपी न्यूज के पास हुक्मा राम का माफीनामा है। हुक्मा राम ने कबूला है कि दूसरे छात्र की जगह उसने परीक्षा दी थी। राज पांडे की जगह पेपर देने गया था हुक्मा राम। हुक्मा राम ने बताया 4 लाख में बातचीत हुई थी और गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया था हुक्मा राम। स्कूल प्रशासन ने माफीनामा लेकर छोड़ा था और यह बात उसने खुद कबूल की है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, शशांक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हुक्मा राम जिस शख्स का नाम बताया जाता है, उसका यह कबूलनामा, माफीनामा, और इस माफीनामे के जरिए उसने बोला कि हां मुझसे गलती हुई थी। और अगली खबर अब आपको बता देते हैं। नीट पेपर लीक में गुजरात तक सीबीआई का एक्शन। पंचमहल के 2 स्कूलों में सीबीआई की रेड हुई है। दोनों स्कूलों में नीट परीक्षा का सेंटर पड़ा था। प्रिंसिपल, स्कूल के स्टाफ के बयान भी सीबीआई लेगी। यह गुजरात वाला कनेक्शन अभिषेक कैसे सामने आ रहा है, इस बारे में कुछ और पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए गुजरात का कनेक्शन इस तरह से सामने आया है कि बाकायदा गुजरात में ये जो पेपर लीक है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो कॉल रिकॉर्ड्स, जो व्हाट्सएप चैट हैं वो, और एक बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, ये जो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है ये इंटर स्टेट जांच पड़ताल चल रही है। ये जांच पड़ताल बिहार से, झारखंड से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इसमें कुछ ऐसे भी लिंक मिले हैं जो ये स्टैब्लिश करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये एक तरह का सेंट्रल ऑपरेशन चल रहा था। साल्वर गैंग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तो गुजरात पुलिस ने न सिर्फ पंचमहल में जो उसको जानकारी मिली, जो उसको दस्तावेज मिले हैं, यहां तक कि जो उसको इससे जुड़े हुए जो साल्वर गैंग था उससे जो पूछताछ हुई है वो ये बताती है कि ये सब बहुत कुछ उनकी जानकारी में था। जो जिस कंटेनर में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, ओएमआर शीट आती है, उस कंटेनर का लॉक को खोलने की प्रक्रिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जांच में खुल करके सामने आ रही हैं। चलिए, तो जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस घपलेबाजी को कैसे अंजाम दिया जा रहा था। भारत पर अमेरिका ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट आई है, इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट में अनर्गल आरोप लगाए गए। धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून, हेट स्पीच का जिक्र किया गया। यूसीसी लागू करने का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सवाल यही कि आखिर किस अख्तियार के साथ अमेरिका ये बातें कह रहा है। एक बार फिर से मैं आपको अभिषेक के पास ले चलता हूं। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये वही अमेरिका है जहां पर अश्वेतों के साथ क्या क्या होता है, हर रोज अखबारों में खबरें छपती रहती हैं और वो हमें नसीहत दे रहा है।
देखिए अखिलेश, ये अमेरिका के भीतर एक पूरी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री यही काम करती है। उनका काम होता है कि खासतौर पर जो विकासशील देश हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे टारगेट किया जाए। भारत उनके लिए सबसे आसान कड़ी है। वो इसलिए है क्योंकि भारत अमेरिका की जो गोलबंदी है, जो वैश्विक गोलबंदी है, भारत उसका हिस्सा नहीं है। रूस यूक्रेन विवाद में क्लियर होगा किस तरह से भारत का एक अलग स्टैंड था, और वो स्टैंड सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी सामने आया था। तो इसलिए दबाव बनाने की कोशिश है, और ये वही अमेरिका है जो कि भारत में लोकसभा चुनाव की तारीफ करता है। बाकायदा उनके विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि आपने बहुत शानदार चुनाव करवाया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर वो पहली बार नहीं हुआ, ये इतिहास है। लगातार वो इस बात को करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया जाता है। और ये दबाव इसलिए बनाया जाता है कि इस दबाव की आड़ में बहुत सारे जो व्यापारिक और सामरिक इंटरेस्ट होते हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मैंने आपसे इससे पहले कहा कि ये पूरी एक इंडस्ट्री थ्राइव करती है। और आपको याद होगा कश्मीर को लेकर के भी ऐसी अमेरिका में इंडस्ट्री है जिसका सरगना कुछ दिनों पहले पकड़ा गया था, गिरफ्तार भी हुआ था, जो कश्मीर के नाम पर फंडिंग लेकर के। सही कह रहे हैं आप अभिषेक, जो इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वाकई में ऐसा लगता है कि एक तरीके से उद्योग की तरफ फल फूल रहा है ये धंधा।